Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar in the series of on equality part 3rd of class 7th. So we will discuss about equality in Indian democracy. So let's start. यहाँ पर आपके सामने एक इमेज है. इस इमेज में क्या दिखाया गया, ये है 1975 फिल्म दीवार का एक सीन जिसमें एक बॉय होता है, वो शू शाइन का काम करता है, जूते पॉलिश करने का काम करता है, और जब कोई उसे जूते साफ करवाता है उसके बाद में उसको जो पे करता है, तो उसको पे करने के लिए उस टाइम कॉइन दिए जाते हैं, तो उसको फेंक कर वो कॉइन दिया जाता है, मीन्स उसकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है. तो बॉय होता है वो रिफ्यूज कर देता है कि नहीं, मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मैंने काम किया है तो मुझे सम्मान के साथ में पैसे उठा कर दो. ये वो एक सीन यहाँ दिखाया गया है. अब अपन देखते हैं इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी. तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सीन यहाँ क्यों बताया गया है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें माना जाता है कि जितने भी पर्सन है, एवरी पर्सन, हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट, समानता का अधिकार दिया है, एक समान उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूड मेल एंड फीमेल पर्सन from all castes, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. इसका मतलब कि एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति, कंट्री के अंदर हर कोई इंसान, इंक्लूडिंग मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी उनकी ट्राइब हो, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उनका कुछ भी हो, लेकिन उन सब के साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. हम ऐसा नहीं कह सकते कि इक्वलिटी नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इक्वलिटी रोक दी गई, नहीं, इट डजंट, ऐसा नहीं है. बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड. जबकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर जो प्रिंसिपल है इक्वलिटी का, ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, तो सभी को इक्वलिटी दी गई है. व्हाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्ट, लेकिन उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं था, कोई लॉ नहीं पाया जाता था जो कि क्या करे, प्रोटेक्ट करता है पीपल को, किससे, डिस्क्रिमिनेशन से, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और इल ट्रीटमेंट किया जाता था उससे. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. लेकिन अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, जो कि लोगों के साथ समानता का व्यवहार और उनकी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए यूज किए जा रहे हैं. हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे लॉ भी पास हुए. दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारा जो संविधान का जो प्रावधान है उसमें बहुत सारे इक्वलिटी को लेकर प्रावधान दिए गए हैं, इक्वलिटी से लेकर बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं. फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. उसमें पहला बताया है कि कानून की नजर में सभी लोग एक समान है, कानून के सामने सबको एक समान अधिकार दिया गया है. What this mean is that every person from the president of the country of Kanta to Kanta, इसका मतलब ये है कि every person, सभी व्यक्ति, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का या फिर कांता जैसे काम करने वाली हो, सबको एक समान अधिकार है. ए डोमेस्टिक वर्कर, चाहे एक डोमेस्टिक वर्कर हो, हैज टू ओबे द सेम लॉ. सबको एक जैसा लॉ है सबके लिए, सबको एक समान लॉ को ओबे करना होगा. सेकेंड थिंग जो यहाँ बताई है वो बताई है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. और कि कोई भी पर्सन, उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, और वेदर दे आर फीमेल और मेल, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. थर्ड थिंग जो यहाँ पर बताई है वो है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड. और हर पर्सन क्या यूज कर सकता है, क्या अधिकार दिया है कि वो किसी भी जगह पे जा सकता है, किसी भी जगह को यूज कर सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो होटल हो, चाहे शॉप हो या फिर मार्केट. ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल. सभी पर्सन यूज कर सकते हैं जो सार्वजनिक वेल वगैरह हैं उनको, रोड्स को, बाथिंग घाट जो हैं उन सबको. और फोर्थ जो बताया है वो बताया है, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, कि अछूआछूत जो है
वो एबोलिश्ड हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल समाप्त हो जानी चाहिए. The two ways in which the government has tried to implement the equality is that is guaranteed in the constitution. जो दो तरीके बताए हैं गवर्नमेंट ने, जो कि कोशिश की जा रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इक्वलिटी के लिए, जो ये गारंटी देती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इज फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकंड. जो पहला तो बताया है कानून, और दूसरा इन्होंने बताया है गवर्नमेंट प्रोग्राम. तो पहला तो इन्होंने लॉ निकाल दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिसके थ्रू सब इक्वल है. और सेकंड थिंग इन्होंने बताई है कि गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स बना रही है, कुछ स्कीम्स बना रही है टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटीज. कुछ जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, कुछ समाज के ऐसे समुदाय हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स और स्कीम बनाई गई हैं. देयर आर सेवरल लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन्स राइट. इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हर पर्सन को, उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं, टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी. और वो इस तरह से रक्षा करते हैं कि उनको एक समान अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिल सके. इन इंडिया एडिशन टू लॉ, और लॉ के साथ साथ ही द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम्स. गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स का सेटअप किया है. क्यों किया है? टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटीज, ताकि वो कम्युनिटीज की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सके, एंड इंडिविजुअल्स, और कम्युनिटी के साथ साथ कम्युनिटी में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की लाइफ को इम्प्रूव कर सके. हु हैज बीन ट्रीटेड अनइक्वल, जिनको पहले अनइक्वली ट्रीट किया गया था फॉर सेवरल कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर. दीज स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल. और ये जो स्कीम्स हैं ये क्या देती हैं? और अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती हैं लोगों को, हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जो कि लोगों के पास पास्ट में ऐसी स्कीम्स नहीं थी. उसके बाद में आगे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारी स्कीम चलाई गई थी, बहुत सारे स्टेप उठाए गए थे, उसी में आगे डिस्कस कर रहे हैं कि वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम. उनमें से एक जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो है मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम क्या होती है? जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू मिड डे मतलब डे के बीच में, मील मतलब भोजन जो है वो बच्चों को दिया जाता है. दिस रेफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल. ये जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम था, ये गवर्नमेंट की जितनी भी एलिमेंट्री प्रारंभिक स्कूल जो थी उनमें आने वाले सभी बच्चों को प्रोवाइड किया गया था. उसमें क्या होता था, उन बच्चों को लंच दिया जाता था, कुक लंच उनको प्रोवाइड कराया जाता था. और सबसे पहले इंडिया के अंदर हमारा जो तमिलनाडु स्टेट है उसके अंदर ये स्कीम लॉन्च हुई थी, स्टार्ट हुई थी इन 2001 के अंदर. द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट. उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो प्रोग्राम है विद इन 6 मंथ ये सभी स्कूल्स के अंदर स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए. दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट. और इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले. दीज इंक्लूड द फैक्ट दैट, और इसके अंदर कुछ फैक्ट इंक्लूड हैं जैसे कि मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल. कि बहुत सारे जो पुअर चिल्ड्रन है उन्होंने स्कूल आना स्टार्ट कर दिया था, रेगुलर वो स्कूल आते थे. टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच. टीचर्स ने ये रिपोर्ट बताई थी कि पहले बच्चे जो थे वो घर जाते थे लंच के लिए, एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और वो वापस नहीं आते थे. बट नाउ, लेकिन अब विद द मिड डे मील बिगन प्रोवाइड इन स्कूल, जब से मिड डे मील स्कूल में प्रोवाइड किया जाने लग गया है, देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड. उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव्ड हो गई है. देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क. और उनकी मदर जो पहले आके टीचर्स के वर्क को इंटरप्ट करती थी, काम में दखल देती थी कि उनको अपने बच्चों को खाना खिलाना है, उनको होम लेके जाना है काम के दौरान, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो. अब वो ऐसा नहीं करती हैं, बीच में आके डिस्टरबेंस नहीं करती हैं. दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रेजुडाइजेस. और इस प्रोग्राम के बाद में कास्ट प्रेजुडाइजेस जो थी, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता था वो भी कम हो गया. क्यों? बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. क्योंकि सभी कास्ट के जो चिल्ड्रन थे वो एक साथ बैठकर खाना खाते थे. एंड इन क्वाइट फ्यू प्लेसेस, और कुछ जगह पे जो कुछ जगह तो ऐसी थी जहां दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील. वो क्या करती थी? खाना पकाने का काम भी करती थी.
The midday meal program also helps reduce to hunger of poor students. और जो मिड डे मील प्रोग्राम है उससे हेल्प मिली थी कि जो हंगर थी लोगों के बीच में, पुअर स्टूडेंट थे वो भूखे रहते थे, तो वो भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अक्सर वो भूखे होते थे तो उनका पेट जो होता था, स्टमक जो होता था एम्प्टी होता था। और कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो वो वाली बात है कि भूखा पेट होता था तो पढ़ाई में तो कंसंट्रेशन हो नहीं सकता था। तो क्या करते थे, भूख लगती थी तो उनके माइंड में बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई क्योंकि उनको वहां पर लंच मिलने लग गया। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, तो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोगों में इक्वलिटी लाने के लिए, इक्वलिटी के ऐसे अवसर पैदा करने के लिए। देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, और ऐसे हमें और भी प्रोग्राम्स की जरूरत है ताकि हम इक्वल ट्रीटमेंट सभी के साथ हो, ऐसा कर सके। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम्स हैज हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, कि जब मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उससे हेल्प मिली थी, बच्चों के एनरोलमेंट बढ़ गए थे, उनका अटेंडेंस जो था पुअर चिल्ड्रंस का स्कूल में वो बढ़ गया था। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस, और वो कंटिन्यू स्कूल आने लग गए थे, और इस तरह से बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था हमारी कंट्री के अंदर। जो प्राइवेट स्कूल थे या फिर हम कहें जो रिच जो बच्चे जो रिच चिल्ड्रन थे कंट्री के, उनके स्कूल के अंदर अटेंडेंस में और पुअर की अटेंडेंस में। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री, यहाँ तक कि कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड, जहाँ पर वाल्मीकि ओम प्रकाश जैसे कुछ दलित बच्चे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वली, उनके साथ अनइक्वली ट्रीटमेंट किया जाता था। These children are forced into unequal situation, इन बच्चों के साथ में इनको फोर्स किया जाता था अनइक्वल सिचुएशन के अंदर, इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रेस्पेक्टेड, जिसके अंदर उनकी डिग्निटी का रेस्पेक्ट नहीं किया जाता था, उनके मान सम्मान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था। दिस इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल व्हेन द लॉ रिक्वायर इट, क्योंकि लोग जो है वो रिफ्यूज कर रहे थे, वो नहीं सोचते थे कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जबकि लॉ के अंदर ये कानून बना दिया गया था कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस, तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते थे जबकि नियम बन गया था कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, फिर भी लोग ऐसा नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे? इसका पीछे रीजन ये था कि द एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, कि किसी का भी एटीट्यूड होता है वो एकदम से चेंज नहीं होता, धीरे धीरे उसमें चेंज आते हैं। इवन दो पर्संस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, यहाँ तक कि लोगों को पता था कि अगर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल, फिर भी वो क्या करते थे, लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते थे, किसके अकॉर्डिंग? उनकी कास्ट के, उनके रिलीजन को, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस, और बिकॉज दे आर वुमेन, या फिर वो विमेन है, इस चीज को लेकर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर एंड देन दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और फिर कह रहे हैं कि इट इज ओनली, ये कब संभव हुआ कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए? जब लोगों को ये बिलीव हो गया कि कोई भी इंफीरियर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर पर्सन जो है वो डिजर्व करता है एक समान ट्रीटमेंट, सबका आत्मसम्मान होता है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, तो धीरे धीरे जो प्रेजेंट एटीट्यूड है उनका चेंज होने लग गया। एस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, धीरे धीरे इक्वलिटी है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर स्टेब्लिश होने लग गई, और एक कंटिन्यूस स्ट्रगल चला है इसको लेकर, इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमारी जो सोसाइटी की बहुत सारी कम्युनिटीज है उन्होंने, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स पर्सन से बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस बुक, और इसके बारे में हम और इस बुक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। So students, I hope you all understand this lesson very well. See you soon in the last part of this lesson. Till then, stay connected with me and keep learning. Thanks for watching.